जय हिंद दोस्तों, सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स। ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वह कैसे हुई है, ब्रह्मांड क्या है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले देखेंगे ब्रह्मांड। तो अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को यानी कि मिले हुए रूप को ही ब्रह्मांड कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं यानी कि गैलेक्सीज, आकाशगंगाओं को ही इंग्लिश में कहते हैं गैलेक्सीज, तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ओके, आगे देखेंगे। ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत है वो निम्न है। तो देखते हैं उससे उत्पत्ति यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। 1 नंबर में देखेंगे महाविस्फोट सिद्धांत, जो कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। इंग्लिश के नाम से तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन अगर इसकी हिंदी नाम की चर्चा करें यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में बोले तो बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होगा, उनको नया नया सा लगता है। जबकि बिग बैंग थ्योरी बोले तो उनको लगता है हाँ पढ़े हुए हैं। तो ये जो है बिग बैंग थ्योरी, इसी का हिंदी नाम है महाविस्फोट सिद्धांत, जो कि जॉर्ज लेमेंटेर के द्वारा दिया गया था। आगे देखेंगे साम्य अवस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, जो है थॉमस गोल्ड एवं हार्मन बॉडी के द्वारा दिया गया था। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टडी स्टेट थ्योरी, जो कि है थॉमस गोल्ड एवं हार्मन बॉडी के द्वारा दिया गया है। अगला देखेंगे दोलन सिद्धांत। क्या है? दोलन सिद्धांत, जो कि डॉक्टर एलन संदेजा के द्वारा दिया गया है। और 4 नंबर में देखेंगे चौथा सिद्धांत है स्फीति सिद्धांत, अस्फीति सिद्धांत, जो कि अलेन गुथ के द्वारा दिया गया है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो है महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। यानी कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति रचना के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यानी कि सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो कौन सा सिद्धांत है? बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन जो है बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेंटेर ने किया था। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेंटेर ने किया था। बाद में बिग बैंग थ्योरी को रॉबर्ट बेगुनियर ने इसे सिद्धांत की व्याख्या की। बिग बैंग थ्योरी के बाद में किसने व्याख्या की? तो रॉबर्ट बेगुनियर ने। अब चलते हैं हम महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत क्या कहता है? आरंभ में वह सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक यानी कि एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो है आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, बना है, अति छोटे गोलक यानी कि बहुत से छोटे महीन कण यानी कि एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन जो है अत्यधिक सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटा और तापमान तथा घनत्व अनंत था। तापमान और घनत्व जो है बहुत ज़्यादा यानी कि अनंत था। आगे देखेंगे अत्यधिक संख्या के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिससे महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया। अत्यधिक संख्या के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट यानी कि बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से जो है पदार्थों का बिखराव हुआ। ये जो अचानक जो विस्फोट हुआ इससे पदार्थों का बिखराव हुआ, मतलब पदार्थ टूट के इधर उधर बिखर गए, जिससे सामान्य पदार्थों का निर्माण हुआ। ये जो बिग बैंग की जो घटना हुई इससे बहुत सारे पदार्थों का विस्फोट हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए और इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने। ये जो बिग बैंग की जो घटना हुई उसके बाद जो पदार्थ का निर्माण हुआ इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन कैसे हुआ है। तो अभी आप ऊपर पढ़े हैं तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे
वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट यानी कि बिग बैंग की जो घटना है कब हुई थी, आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। बिग बैंग की घटना कब हुई थी, 13.7 अरब वर्ष पहले, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। महाविस्फोट के लगभग यानी कि बिग बैंग के घटना के बाद लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ। अब अगला प्रश्न बनता है, क्या बनता है, सौरमंडल का विकास कब हुआ? तो महाविस्फोट के लगभग 10.5 वर्ष पश्चात, या दूसरे शब्दों में कहे तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व, जिसमें जो है ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। ओके, इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। आप बहुत सारे लोगों से पूछिएगा भी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, पढ़ने के लिए वो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन उनको ये तक पता नहीं होता। पढ़ने के लिए वो बहुत सारे ज्योग्राफी पढ़ लिए होते हैं, बहुत सारे ज्योग्राफी की किताब पढ़ लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन उनको पता ही नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, और तभी से जो है उसमें निरंतर विस्तार जारी है। आगे बढ़ते हैं। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 ईस्वी में मैप, यानी कि मैप का फुल फॉर्म जो होता है माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। इसके साक्ष्य के रूप में जो है आकाशगंगाओं के बीच जो दूरी बढ़ रही है उसको साक्ष्य के रूप में दिया जाता है, और नासा जो है 2001 ईस्वी में मैप यानी कि माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान जो है उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य जुटाने में किसका योगदान उल्लेखनीय है? तो एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। और बात कर ले अगर ब्रह्मांड के व्यास की, तो ब्रह्मांड का जो व्यास है 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। कितना? तो 10 के पावर यानी 10 टू दी पावर 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है, और प्रत्येक मंदाकिनी में जो है 100 अरब तारे होते हैं। ब्रह्मांड में कितने मंदाकिनी है? तो 100 अरब, और एक मंदाकिनी में कितने तारे होते हैं? तो 100 तारे होते हैं, ऐसा अनुमान है। 100 अरब तारे होते हैं, ऐसा अनुमान है। अगला देखेंगे मंदाकिनी। अब थोड़ी मंदाकिनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी कहलाता है। मंदाकिनी को ही इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। मंदाकिनी किसे कहते हैं? तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, यानी कि जो साफ साफ नहीं दिखाई पड़ता, धुंधला सा प्रतीत होता है, तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया में यानी कि तारा के बनने की प्रक्रिया में शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा, इंग्लिश में बोले तो मिल्की वे कहते हैं। हमारी पृथ्वी की जो है अपनी एक मंदाकिनी है। कितनी मंदाकिनी है पृथ्वी की? तो एक मंदाकिनी। उसका नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या आकाशगंगा, और इंग्लिश में बोले तो मिल्की वे उसे कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सीला यानी कि स्पाइरल है। यह जो आकाशगंगा जो मंदाकिनी प्राप्त हुआ है इसका 80% भाग जो है स्पाइरल है। इस मंदाकिनी को जो है यानी कि आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। बढ़ते हैं आगे की ओर। आकाशगंगा की सबसे नज़दीक की मंदाकिनी को देवयानी यानी कि इंग्लिश में एंड्रोमेडा नाम दिया गया है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया है? तो देवयानी यानी कि इंग्लिश में एंड्रोमेडा नाम दिया गया है। और नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी कौन है? तो ड्वार्फ मंदाकिनी है। ये याद रखने वाली बात है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन है? तो ड्वार्फ मंदाकिनी है। आगे देखेंगे निहारिका यानी कि इंग्लिश में नेबुला। व्हाट इज़ नेबुला यानी कि निहारिका क्या है? यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में ही होता है। निहारिका जो है एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है। क्या है? ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जो जन्म है कहाँ होता है? तो निहारिका में ही सभी तारों का जन्म होता है। सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम विवर बनाते हैं,
वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम वीवर मृत तारे माने जाते हैं। मृत तारे कौन माने जाते हैं? तो जो न्यूट्रॉन तारे होते हैं और श्याम वीवर जो है मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती है। कहाँ जो है? नेबुला यानी कि निहारिका में जो पाया जाने वाला गैस है कौन कौन है? तो हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा है। बढ़ते हैं आगे की ओर। निहारिका जो है दो अलग अलग कारणों से बनती है। पहला है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। निहारिका किन कारणों से बनती है? तो निहारिका दो अलग अलग कारणों से बनती है। पहला कारण कौन सा है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा जो कारण है किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। बढ़ते हैं आगे की ओर। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ। ब्रह्मांड के जो जन्म हुआ उसके बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैसों के बादल का निर्माण हुआ। और ये क्वेश्चन बन जाता है, धूल और गैसों का जो बादल होता है उसका निर्माण कैसे हुआ? तो सबसे पहले जो है ब्रह्मांड का जन्म हुआ, उसके बाद फिर परमाणु का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैसों के बादल का निर्माण हुआ। आगे देखेंगे, सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है यानी कि निकलता है, इससे भी निहारिका का जन्म होता है। निहारिका का भी जन्म जो है सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है यानी कि निकलता है, रिलीज होता है, इससे भी जो है निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण है वेल और कर्क। आगे देखेंगे, निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। निहारिका की जो उत्पत्ति है ब्रह्मांड के जन्म, सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। अगर इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अब आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।